नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पूर्व वैदिक आर्य समाज की सामाजिक और राजनीतिक संरचना के बारे में। चलिए, इन नोट्स के जरिए इसे गहराई से समझते हैं। तो देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उनकी राजनीतिक व्यवस्था से, फिर राजा की शक्तियों और सीमाओं पर बात करेंगे, शाही प्रशासन को देखेंगे और फिर उस मशहूर 10 राजाओं के युद्ध के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम उनके सामाजिक ताने-बाने और आखिर में वर्ण व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो समझनी है वो ये कि आर्य समाज असल में एक कबीलाई समाज था और यही बात उनकी पूरी राजनीतिक बनावट की नींव थी। अब देखिए, ये संरचना बनती कैसे थी। इसकी शुरुआत होती थी सबसे छोटी इकाई यानी परिवार से, जिसे कुल कहते थे। कई कुल मिलकर एक ग्राम यानी गांव बनाते थे। कई ग्रामों से मिलकर बनता था एक विश यानी वंश, और कई विश मिलकर बनाते थे सबसे बड़ी इकाई जन यानी कबीला। और इस पूरे कबीले यानी जन का जो मुखिया होता था, उसे कहते थे राजा। राजा का असल मतलब था कबीले का रक्षक। उसका सबसे बड़ा और पहला काम था अपने लोगों की, अपने कबीले की हिफाजत करना। तो जब हम राजा की बात करते हैं तो कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आते हैं, जैसे क्या राजा का पद खानदानी होता था? क्या उसकी ताकत पर कोई लगाम नहीं थी? मतलब क्या वो एक निरंकुश शासक था? और हाँ, लोग टैक्स या कर कैसे देते थे? चलिए, अब एक-एक करके इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि उस दौर में राजा की असली हैसियत क्या थी। और देखिए, जवाब बिल्कुल साफ है। राजा का पद न तो वंशानुगत था, मतलब ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और न ही वो निरंकुश था, उसकी शक्तियों पर सीमाएं थीं। तो ये सीमाएं लगाता कौन था? यहीं पर आती हैं ये सभाएं। सभा और समिति जैसी शक्तिशाली संस्थाएं राजा की ताकत पर एक तरह का कंट्रोल रखती थीं। समिति तो राजा को चुनने और हटाने तक का अधिकार रखती थी, एक तरह का चेक और बैलेंस का सिस्टम था। और जहां तक बात है टैक्स की, तो उस जमाने में कोई जबरदस्ती वाला टैक्स सिस्टम नहीं था। लोग अपनी मर्जी से एक तरह का तोहफा या अंशदान देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। ये एक स्वैच्छिक योगदान था। अब जाहिर है, इतना बड़ा कबीला संभालने के लिए राजा अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता था। उसकी मदद के लिए कुछ खास अधिकारी होते थे, एक तरह की परिषद। इन अधिकारियों को रथनिन कहा जाता था। इनमें कौन कौन थे? देखिए, पुरोहित थे जो मुख्य पुजारी होते थे, फिर सेनानी यानी सेना के कमांडर, ग्रामीणी जो गांव के मुखिया थे, किले की रक्षा करने वाले पुरप, और हाँ, जासूस भी होते थे जिन्हें स्पेश कहा जाता था। हर किसी का अपना एक खास काम था। एक और बहुत जरूरी बात, उस समय कोई परमानेंट पेशेवर सेना नहीं हुआ करती थी। जब भी लड़ाई का वक्त आता था, तब कबीले के लोगों को ही इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। और लड़ाई की बात चली है तो चलिए ऋग्वेद में बताई गई उस दौर की सबसे बड़ी और सबसे अहम लड़ाई पर नजर डालते हैं, 10 राजाओं का युद्ध। जैसा कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा है, ये ऐतिहासिक युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये लड़ाई थी किसके बीच? एक तरफ थे भरत कबीले के राजा सुदास, जिन्हें गुरु वशिष्ठ मार्गदर्शन दे रहे थे, और दूसरी तरफ 10 राजाओं का एक बहुत बड़ा गठबंधन था, जिसमें 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले शामिल थे। सोचिए, एक तरफ एक राजा और दूसरी तरफ 10 राजाओं की मिलीजुली ताकत। लेकिन इसके बावजूद इस भीषण युद्ध में जीत हुई राजा सुदास और उनके भरत कबीले की। और इस जीत का असर इतना गहरा पड़ा, ये इतनी बड़ी जीत थी कि आगे चलकर इस पूरे भूभाग का नाम ही इसी विजयी कबीले के सम्मान में भारत पड़ गया। तो ये तो हुई राजनीतिक बनावट की बात। अब चलिए समाज के अंदर झांकते हैं और उनकी सामाजिक संरचना को समझते हैं। उनका समाज पितृसत्तात्मक था, यानी परिवार का मुखिया पिता होता था और उसके पास काफी अधिकार होते थे। लेकिन इसके बावजूद हमें ये भी पता चलता है कि उस दौर में महिलाओं की स्थिति आमतौर पर काफी अच्छी थी और उन्हें समाज में सम्मान दिया जाता था। अब आते हैं उनके समाज के एक ऐसे पहलू पर जिसके बारे में हम सबने सुना है, वर्ण व्यवस्था। चलिए इसे ठीक से समझते हैं कि ये शुरुआती दौर में असल में थी क्या। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताया गया है कि समाज के 4 वर्ण हैं जो सामाजिक कामों के आधार पर बटे थे। ब्राह्मण, जिनका काम ज्ञान और पूजा पाठ से जुड़ा था। क्षत्रिय, जो योद्धा और शासक थे।
वैश्य जो व्यापार और खेतीबाड़ी करते थे, और शूद्र जो सेवा का काम करते थे। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि शुरुआती वैदिक काल में ये व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। मतलब कोई व्यक्ति क्या काम करता है इससे उसका वर्ण तय होता था, न कि इस बात से कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है। और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद ऋग्वेद में मिलता है। ये श्लोक देखिए कितना कुछ कहता है। मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माँ अनाज पीसती हैं। इसका मतलब है कि एक ही परिवार में 3 लोग और तीनों के अलग अलग काम और इस तरह अलग अलग वर्ण हो सकते थे। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये व्यवस्था इतनी लचीली थी, काम पर आधारित थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ? वो कौन सी वजह थी जिनके कारण ये धीरे धीरे जन्म पर आधारित एक कठोर जाति व्यवस्था में बदल गई? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।